और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने एक बड़ा ऐलान किया है। हुकूमत ने ऐसे तमाम असातिज़ा और सरकारी अमले के अरकान के अहले खाना को 30-30 लाख रुपये देने का ऐलान किया है, जिनकी मौत चुनाव के दौरान हो गई। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातों ने इस ताल्लुक से लगातार हुकूमत पर दबाव बनाते हुए चुनाव के दौरान कोरोना के शिकार होने वाले असातिज़ा के घर वालों के लिए इमदाद का मुतालबा किया था। अक़लियती उमूर के वज़ीर मोहसिन रजा ने इस ताल्लुक से तफसीलात पेश की। आज की कैबिनेट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पूर्व पंचायत चुनाव हुए और पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान हमारे तमाम शिक्षक, तमाम कर्मचारी जो नहीं रहे अब हमारे बीच में, उनके मृतक आश्रित बहुत चिंतित थे कि आखिर हमारा क्या होगा, उन परिवारों का क्या होगा। चूंकि कोरोना उसमें शामिल नहीं था गाइडलाइन में चुनाव आयोग की, लेकिन उनके लिए आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो एक ऐतिहासिक फैसला, ऐतिहासिक निर्णय आज अपनी कैबिनेट में लिया, अपने आप में दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के लिए वो समर्पित हैं, दिन रात चिंता करते हैं और कैसे उनकी मदद की जाए, कैसे उनकी सहायता की जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए या उनके सुख दुख में शामिल हुआ जाए। इस फैसले से उन्होंने मोहर लगाई और अब मृतक आश्रितों के लिए 30 लाख रुपए की मदद राशि उनको दी जाएगी और ये जो 3 दिन का समय था उसको 30 दिन कर दिया गया है। चाहे वो कोरोना से उनकी डेथ हुई हो या किसी अन्य बीमारी से हुई हो, उसके तहत भी वो आएंगे और जिनकी ड्यूटी 1 दिन से लेकर और 30 दिन के बीच में मृत्यु हुई है, उनको 30 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये अपने आप में आदरणीय योगी जी का बहुत ही, कहना चाहिए, ऐतिहासिक फैसला, बहुत बड़ी राहत देने वाला फैसला उन परिवारों के लिए, उन मृतक आश्रितों के लिए जिनके माथे पर एक चिंता की लकीर थी कि आखिर कल मेरा क्या होगा। वहीं योगी हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूलों के साथ साथ इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का हुक्म दिया है, लेकिन दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा को ऑनलाइन तालीम देने में सख्त मुश्किलात का सामना है। मदारिस में पढ़ने वाले बेशतर बच्चों का ताल्लुक इंतहाई गरीब खानदानों से है। ये बच्चे स्मार्टफोन और इसके अखराजात बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। यूपी में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की कुल तादाद 560 है। कोरोना वबा के चलते इन मदारिस में गुज़िश्ता साल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। कोरोना की दूसरी लहर में रियासती हुकूमत ने मदारिस में भी ऑनलाइन क्लासेस चलाने का हुक्म दिया है। मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि तलबा के पास ऑनलाइन क्लासेस करने की सहूलियात ना होने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। ऑनलाइन पढ़ाई कर देना बहुत आसान है। ऑनलाइन पढ़ाई का तस्वुर उन घरानों में पाया जाता है जो साहिबान दौलत व सरवत है, जिनके पास मोबाइल भी अच्छे हैं, जिनको नेटवर्क की मुकम्मल तरीक़े से सहूलत भी फराहम है। मदारिस में, पाठशाला में या दीगर तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले बच्चे आमतौर से गरीब और देहातों के होते हैं। देहातों में न नेटवर्क होता है, न उनके पास फ़िलहाल ऐसा कोई मोबाइल होता है। मदारिस में ज़ेरे तालीम बेशतर तलबा का ताल्लुक इंतहाई गरीब खानदानों से है। ये बच्चे मुल्क के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां इंटरनेट जैसी सहूलियात का फुकदान है। मदारिस के असातिज़ा का कहना है कि वो बच्चों को मेयारी ऑनलाइन तालीम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन तलबा को स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलियात मैसर नहीं है। ऐसी सूरत में दुश्वारी बहुत अहम है और ये है कि बाज़ घराने, बाज़ बच्चे, बाज़ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके यहाँ तो मतलब वो आम फ़ोन, जिसको हम नोकिया का फ़ोन कहते हैं, वो भी नहीं है उनके पास, वो उस हैसियत के लोग भी नहीं हैं। तो अब उसमें राब्ता करने में बहुत दुश्वारी होती है कि मान लीजिए कि अगर हम अपना आदमी भी भेज दें कि भाई आप तैयार रहिए, बेचारे कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, अब हर घर को वो वाला फ़ोन प्रोवाइड करना ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर किसी 1-2 घर की बात हो तो चलिए भाई कोई साहब ये कार्य खैर कर दें, तो ये बहुत अहम मसला है। इसमें बच्चों की तालीम का बहुत बड़ा नुकसान, ये पूरा साल जो गुजर गया और ये जो अब चल रहा है, इसमें सारी मुश्किलात जो हैं उन्हीं बच्चों के साथ हैं। असातिज़ा आमादा हैं, वो अपना पूरा वक्त दे रहे हैं, वो जो भी तालीमी सिलेबस है उसके तहत पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब पढ़ने वालों के साथ अगर कोई उज़्र है तो उसको कैसे पूरा किया जाए।
अगरचे ऑनलाइन तालीम इन दिनों आम बात हो गई है, लेकिन दीनी मदारिस के तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम हासिल करना अभी भी एक मुश्किल मरहला है। रियासत के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलियात न होने और माशी बदहाली की वजह से बड़ी तादाद में मदारिस के तलबा ऑनलाइन तालीम से महरूम हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बच्चों के स्कूल बंद हैं। इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जारी है। कोरोना के दौरान बच्चे घरों तक ही महदूद हैं। ऐसे में बच्चों की ज़हनी सेहत को बरकरार रखने के लिए गाजियाबाद के ध्रुव शर्मा मुफ्त में ऑनलाइन योगा सिखा रहे हैं। वसुंधरा कॉलोनी के रहने वाले ध्रुव शर्मा एक बैनुल-अक़वामी सतह के योग इंस्ट्रक्टर हैं। ध्रुव शर्मा की इस पहल में बच्चों के साथ इनके वालिदैन भी योग सीख रहे हैं। मैंने सोचा मैं एक अंतर्राष्ट्रीय योग खिलाड़ी हूँ। मैंने कई अवार्ड और वो पाए और मेडल्स पाए हैं। तो यही योग कला मैं अपने दोस्तों जो योग से जुड़े हुए हैं और जो लोग योग से नहीं जुड़े हुए उनको भी ये योग कला बताऊं ताकि वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सके। इसलिए मैंने अपनी योगा क्लासेस स्टार्ट की, जिससे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। कई लोग ज्वाइन करते थे। फिर जब 100 से ऊपर हो गए, मैंने अपने सोशल मीडिया पेज जिसका नाम है ध्रुव शर्मा योगा, वहाँ पर मैं इन्हीं के लाइव स्ट्रीम्स डालता था, जहाँ पर भी बहुत अच्छी तादाद आती थी। और हाँ, मेरा तो हमेशा से एक सपना है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मैं श्री प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ योगा करूँ। अलीगढ़ में जहरीली शराब का कहर मुसलसल घरों को बर्बाद कर रहा है। आज चौथे दिन अमवात की तादाद 76 तक पहुंच गई, जबकि जिला इंतजामिया ने भी 71 पोस्टमार्टम करना कबूल किया है, जिसमें से 35 लोगों की मौत शराब पीने से हुई है। इसकी जिला इंतजामिया तस्दीक कर रहा है। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर बीपी कलियानी के मुताबिक 71 पोस्टमार्टम किए जा चुके हैं, जिसमें से 35 अमवात में शराब की तस्दीक हुई है। उन्होंने कहा कि बकिया पोस्टमार्टम के सैंपल महफूज रखे गए हैं, जिनकी आगरा में जांच कराई जाएगी। इसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। शराब कांड में अभी तक हम लोग 71 पोस्टमार्टम कर चुके हैं, जिसमें से लक्षणों के आधार पे 35 जो डेथ्स हैं वो ज़्यादा सजेस्टिव हैं अल्कोहल से पॉइजनिंग की। बाकी जो डेथ्स हैं वो संदिग्ध की श्रेणी में हैं और हम लोगों ने उसके विसरा और ब्लड सैंपल रखा हुआ है, जो हम लोग आगरा FSL में भेजेंगे। तो वहीं अलीगढ़ शराब मामले पर अब जिला इंतजामिया मुतहर्रिक नजर आ रही है। आज रीजन के कमिश्नर गौरव दयाल ने अलीगढ़ जिले के सभी अफसरान की मीटिंग ली। बंद कमरे में हुई इस मीटिंग में शराब माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन का प्लान बनाया गया। मीटिंग के बाद कमिश्नर गौरव दयाल ने बताया कि मुसलसल कार्रवाइयां जारी हैं। जहां भी माफियाओं के तार जुड़े हुए हैं, इन सभी की तफ्तीश की जा रही है। मुलजमान की प्रॉपर्टी की जांच कराई जा रही है। गुज़िश्ता कुछ सालों में गलत तरीके से जिस तरह से प्रॉपर्टी बढ़ाई गई, इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसमें जितने लोग इन्वॉल्व थे उनकी प्रॉपर्टीज़ की भी जांच की जाएगी और देखेंगे कि पिछले गत वर्षों में इन्होंने गलत तरीके से जो प्रॉपर्टी को अर्जित किया है उसको भी हम लोग उसके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। पोस्टमार्टम 70 के ऊपर हुए हैं और उसमें ये सब सारी की सारी मौतें शराब पीने से हुई हैं। ये इसकी पुष्टि कर पाना संभव नहीं जब तक कि सारी रिपोर्ट्स ना आए। तो वहीं जहरीली शराब मामले में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान के जरिए जिला इंतजामिया बिलखुसूस डीएम अलीगढ़ को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज अलीगढ़ से रुकने पार्लियामेंट सतीश गौतम ने भी जिला मजिस्ट्रेट को कसूरवार ठहराया था। आज समाजवादी पार्टी के लीडर और साबिक रुकने असेंबली हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि अगर जिले के डीएम जिम्मेदार हैं तो डीएम के ऊपर बैठे वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी जिम्मेदार हैं। मैंने पढ़ा है कि सांसद जी ने सतीश गौतम साहब ने एक इल्ज़ाम लगाया कि अगर अच्छे कामों का श्रेय डीएम साहब को जाता है तो बुरे कामों का भी श्रेय उनको ही जाएगा। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर डीएम साहब अलीगढ़ के मुखिया हैं तो उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन है? सारे कामों का श्रेय तो उनको जाना चाहिए। अगर डीएम साहब को कोई श्रेय जाता है तो इसका मतलब वो मुख्यमंत्री जी को जाता है अच्छे कामों का, और बुरे कामों का अगर डीएम साहब को दे रहे हो तो बुरे कामों का श्रेय उत्तर प्रदेश के मुखिया को दो, जो डीएम। आगे बढ़ेंगे। अस्पतालों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ का मरीजों के साथ रवैया अब समाजी और इंसानी फरीजे से ज्यादा कारोबारी हो गया है। यही वजह कि सामने पड़े जख्मी शख्स को फौरी तिब्बी एड देने के बजाय अस्पताल का स्टाफ जख्मी शख्स को भर्ती करने से
टालता रहा और फिर पुलिस को इस जख्मी शख्स को सरकारी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। यह मामला मेरठ के वेस्टर्न कचहरी रोड का है, जहां मोटरसाइकिल से गिरकर यह शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया था। जिस जगह पर यह हादसा पेश आया उसके सामने ही यशलोक नाम का प्राइवेट अस्पताल है, लेकिन काफी देर सड़क पर पड़े रहने के बावजूद अस्पताल के स्टाफ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ मकामी लोगों और राहगीरों ने जख्मी शख्स को उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की तो अस्पताल स्टाफ ने इसे दाखिल करने से रोक दिया और फर्श पर डालकर जख्म की पट्टी करके अपना फर्ज अदा कर दिया। जख्मी शख्स की हालत को देखते हुए किसी शख्स ने जब पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस और मीडिया के लोगों के पहुंचने के बाद अस्पताल स्टाफ हरकत में आया और फिर जख्मी शख्स को फर्श से उठाकर स्ट्रेचर पर लिटाया गया और इंजेक्शन दिया गया। वहाँ से गिरा एकदम और इसका पिछला बोल्ट निकल गया था ब्रेक का, और वहाँ से मैं भाग के आया। जब उठा के हम दो लोग जब वहाँ तक अंदर तक ले गए, बस कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ऐसा कोई एक्सीडेंट नहीं है। उपचार क्या किया गया बड़ी मुश्किल से, तो ये कॉटन लाए वहाँ से। अरे कम से कम ट्रीटमेंट तो दो इसे, लेकिन देने के लिए राजी नहीं हुए, बड़ी मुश्किल से दिया इन्होंने। ये खुल गया, उसमें फंस गया है, ये गिर गया है, उसी से चोट लग गई इसकी। तो सामने हॉस्पिटल था, वहाँ पे आप लोगों ने हाँ पट्टी वट्टी करवा दी, उल्टी कर। कानपुर के गोविंद नगर असेंबली हलके के बीजेपी रुकने असेंबली सुरेंद्र मेधानी ने एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को गोद लेकर मिसाल पेश की है। इस हेल्थ सेंटर में ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जो किसी भी बड़े प्राइवेट नर्सिंग होम में मौजूद हैं। रुकने असेंबली का कहना है कि गरीबों को बेहतर इलाज मुहैया कराने की ये कोशिश है। सुरेंद्र मेधानी से बातचीत की हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर देश भर में तैयारियां हो रही हैं, अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं, तो वहीं कानपुर में गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक सुरेंद्र मैथानी ने एक ऐसा कदम उठाया है जो काबिल तारीफ है। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक हॉस्पिटल को गोद लिया है और किस तरह के इंतजामात करेंगे। विधायक जी, किस तरह से इंतजामात करेंगे? हाँ, देखिए, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का निर्देश और जिस प्रकार उन्होंने पूरे कोरोना कालखंड में हम सब लोगों को निर्देश ही नहीं दिया बल्कि पूरा सपोर्ट किया, हमने जो जनता की समस्याओं को बताया, त्वरित उस पर एक्शन लेकर के राहत देने का काम किया। उसी क्रम में जब उनकी मंशा आई तो मैंने विदिन उनकी मंशा के 24 घंटे के अंदर अपने क्षेत्र के अंतर्गत गुजैनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मैंने गोद लिया। उस स्वास्थ्य केंद्र पर मैं सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार की करने जा रहा हूं कि जैसे एक प्राइवेट नर्सिंग होम ऑपरेट होता है और गरीब जनता को मैं वहां निःशुल्क एक स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने का पूरा काम कर रहा हूं। वहां पर पानी की मशीन, ठंडे पानी की मशीन आरओ वाली लगा रहा हूं। वहां पर बैठने की व्यवस्था ठीक प्रकार से वो कर रहा हूं। उसका पूरा साफ सफाई, डेंट पेंट ये सब करने के अलावा वहाँ पर मैं 2 ऑक्सीजन के सिलेंडर रखवा रहा हूँ, 2 मैं ऑक्सीजन के जो कंसंट्रेटर होते हैं उसको रखवा रहा हूँ और 2 इसके बाद और रखवाऊँगा। वहाँ पर मैं स्ट्रेचर देने की व्यवस्था कर रहा हूँ और बेडों को भी 2 बेड वहाँ पड़े हैं, उन बेड में भी गद्दे, चादर, तकिया सब स्तरीय, और उसके अलावा बेडों को और भी बढ़ाने की व्यवस्था कर रहा हूँ कि अगर वहाँ पे कोई बेडों की ज़रूरत पड़े तो उनकी भी व्यवस्था हमारे पास चाक चौबंद रहे। इसके अलावा मैं शहर के जो प्रतिष्ठित डॉक्टर जिन्होंने परिणाम दिया है और जनता में स्वीकारता है, ऐसे एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एक महिला स्पेशलिस्ट और एक फिजिशियन जो हफ्ते में एक दिन वो निःशुल्क, ये तीनों डॉक्टर एक एक दिन करके निःशुल्क वहाँ सेवा देंगे। एक स्तरीय इलाज वहाँ की गरीब जनता को निःशुल्क मिले, इसकी व्यवस्था कर रहा हूँ। साथ ही मैं उन दवाओं की भी वहाँ पर व्यवस्था समाज के सहयोग से कर रहा हूँ जो दवाएं प्राथमिक सेवा केंद्र पर नहीं मिल सकती, यानी गंभीर बीमारियों की भी, चाहे वो लीवर से रिलेटेड हो, चाहे कैंसर से रिलेटेड हो, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, जो भी गंभीर दवाएँ जो वहाँ पर जो फिजिशियन लिखेंगे, जो महिलाओं के लिए लिखेंगे, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट लिखेंगे, जो दवा वहाँ पर नहीं मिल पाएगी, उन दवाओं को भी मैं समाज के सहयोग से वहाँ रखवा करके लोगों को दिलाने का काम करूंगा, जिससे कि जो एक नर्सिंग होम में लोगों का विश्वास रहता है, उस विश्वास को मैं इस स्वास्थ्य केंद्र में जागृत कर दूंगा। तो जिस तरह से आपने देखा कि विधायक सुरेंद्र मैथानी जी ने ये कदम उठाया है, उत्तर प्रदेश के पहले ये विधायक हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है, एक स्वास्थ्य केंद्र को जो है गोद लिया है, उसमें व्यवस्थाएं करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक मिसाल पेश की है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18। आगे बढ़ेंगे। आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की सऊदी हुकूमत की शराइत से हिंदुस्तान से इस साल सफर हज पर जाने का इरादा रखने वालों की राह मुश्किल हो सकती है। दरअसल सऊदी हुकूमत ने आज़मीन के लिए जिन वैक्सीन के लगाने की शर्त रखी है, इनमें हिंदुस्तान को कोविशील्ड शामिल है,
लेकिन बड़ा सवाल यह कि हिंदुस्तान में अभी कोविशील्ड के साथ कोवैक्सीन की भी डोज दी जा रही है और ऐसे बहुत से अफराद जो इस साल सफरे हज का इरादा रखते हैं लेकिन कोवैक्सीन की डोज ले चुके हैं, इनके लिए सऊदी हुकूमत ने सफरे हज के रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसे में हिंदुस्तान से सफरे हज पर जाने का इरादा रखने वालों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। मेरठ में जिला हज कमेटी और जमीयत उलमाए हिंद शहर के मकामी जिम्मेदारान ने हुकूमत और हज कमेटी ऑफ इंडिया को दरख्वास्त भेजकर इस मसले पर सऊदी हुकूमत से बात करने की अपील की है। जानिब से जो शराइतें हाजियों के लिए दी गई हैं, उन शराइतों के अंदर नंबर 1 तो ये है कि उसका स्वस्थ होना ज़रूरी है, और नंबर 2 6 महीने पहले तक किसी अस्पताल के अंदर किसी बीमारी के अंदर मुब्तला ना हो। इनके अलावा जिन वैक्सीनों को उन्होंने अलाउ किया है, उन वैक्सीनों के अंदर जो अलाउ किया गया है उसके अंदर इन्होंने दिया है वो फाइज़र है, एस्ट्राजेनिका है, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन। लेकिन क्योंकि कोवैक्सीन जो है यहाँ पर उसके अंदर शामिल नहीं है, और कोवैक्सीन का जिन लोगों ने अभी तक कोवैक्सीन लगवा ली है और वो लोग के लिए दिक्कत सामने आएगी। इसलिए हमारी हुकूमत से, ख़ासतौर से भारत सरकार से भी और सऊदी हुकूमत से इस बात की अपील है कि वो जहाँ और दूसरी वैक्सीनों को उन्होंने अलाउ किया है उसमें कोवैक्सीन को भी लागू करें, जिससे जिन लोगों ने कोवैक्सीन लगा ली है वो भी हज को जाने के लिए उनको कोई दिक्कत का सामना ना आना पड़े। गाजियाबाद में आज से सहाफ़ियों को वैक्सीनेशन की सहूलियात मुहैया कराई गई हैं। जिला संयुक्त अस्पताल में सहाफ़ियों को टीका दिए जा रहे हैं। इस मौके पर सहाफ़ी एसोसिएशन के सदर चौधरी ने भी टीका लगवाया। इनके साथ साथ बहुत सारे सहाफ़ियों ने टीके लगवाए। जिला प्रशासन की तरफ से आज ये वैक्सीनेशन का जो एक कार्यक्रम था, ये आज से शुरू किया गया है। काफ़ी पत्रकार यहाँ पर आज सुबह से ही जिनको सूचना दी गई थी वो यहाँ पर पहुँचे हैं वैक्सीनेशन कराने, और उनको वैक्सीन लगाई गई है। जिला प्रशासन और सरकार को के लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पत्रकारों को वैक्सीनेशन कराया और सुचारू रूप से ये व्यवस्था चल रही है। फिलहाल जो पत्रकार बचे हुए हैं वो उन सभी को सूचना जिला प्रशासन की तरफ से दी गई है कि वो भी आकर और अपना और अपने परिवार का वैक्सीनेशन करा लें। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 6 महीने के लिए एस्मा नाफिज कर दिया है, जिसकी वजह से सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात को लेकर हड़ताल भी नहीं कर सकेंगे। हुकूमत के इस फैसले की मुलाजमीन तंजीमें मुखालिफत कर रही हैं। पिछली बार भी एस्मा लगाया था। सरकार को चाहिए कि कर्मचारी हितों को देखते हुए उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सीजनल अमीन पिछले 2 साल से विनियमितीकरण, आयु सीमा शिथिलता, संपूर्ण समायोजन के लिए आंदोलन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन, अनशन, जल सत्याग्रह, जल समाधि आंदोलन किया गया। राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु मांगी गई, देहदान, नेत्रदान किया गया, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रहेंगी। बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन में तौसीह कर दी गई है। बिहार में 8 जून तक लॉकडाउन में तौसीह की गई है। लॉकडाउन में तौसीह की जानकारी नीतीश कुमार ने ट्वीट कर दी। नीतीश कुमार ने लिखा कि इस लॉकडाउन में तिजारती सरगर्मियों के लिए इजाफी छूट दी जा रही है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील की कि तमाम लोग मास्क पहनें और समाजी फासला बनाए रखें। ख्याल है कि बिहार में कोरोना केसेस में मुसलसल कमी आ रही है, जिसके बाद नरमी के साथ हालिया लॉकडाउन में तौसीह की गई है। बिहार में एक बार फिर से 8 जून तक के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है, लेकिन साथ ही साथ व्यावसायिक तौर पर कई छूट भी इस बार दिया जाएगा, जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके भी जानकारी दी है। इस फैसले को लेकर आम लोग क्या सोचते हैं, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ कुछ आम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फैसला लिया गया है 8 जून तक अब एक्सटेंड कर दिया गया है लॉकडाउन को, लेकिन व्यावसायिक तौर पर कुछ छूट मिलेगी। किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं और क्या कुछ चाह रहे हैं कि सरकार इस बार करे? बहुत बढ़िया काम किया है सरकार ने, बहुत बढ़िया डिसीजन है कि छूट दिया गया है और टाइम के हिसाब से टाइम बढ़ाया गया है ताकि सारे लोगों का काम चल सके और जितनी भी दुकानें खुले वो एक अल्टरनेट डे करके और ट्रेड वाइज कर दे, गोल्ड का अलग डे कर दे, हार्डवेयर का अलग कर दे। ऐसे कर देने से भीड़ भी कम होगा और सारे लोगों का काम चलता भी रहेगा।
बिल्कुल, किस तरह से देख रहे हैं फैसला, और क्या कुछ लगता है कि सरकार को करना चाहिए इस बार ढील देने में? फैसला तो अच्छा हुआ है, 2 बजे तक अलाउ करके बहुत सा राहत प्रदान हुआ है। इससे हमें खुशी हो रही है कि सरकार हम लोगों को समय के अनुसार कुछ ज्यादा ही समय दे रही है। धीरे धीरे लॉकडाउन की वजह से अच्छा ही चल रहा है। सरकार से ये निवेदन की थोड़ा ज्यादा छूट दिया जाए जिसमें कि सभी को दिक्कत ना हो। बिल्कुल, तो लोगों की कुछ अपनी अपनी मांगे हैं, उस हिसाब से वो चाह रहे हैं कि इस बार उनको रियायत मिले, और ऐसे में सरकार ने भी एक अहम फैसला लिया है, क्योंकि लॉकडाउन लगाने का जो फायदा है वो दिखा है। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बिहार में घटे हैं, उसको देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से इसे 8 जून तक बढ़ाने का फैसला लिया है। लेकिन लोगों की परेशानी को देखते हुए व्यावसायिक छूट दी गई है और दिन में 2 बजे तक जो बाजार हैं वो खुले रहेंगे, तो इससे आम लोगों को काफी बड़ी राहत मिली है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के दरभंगा में कोरोना मुतासरीन के लिए मुफ्त दवा के साथ साथ आइसोलेशन बेड और ऑक्सीजन का मुफ्त इंतजाम किया गया है। जाकिर हुसैन कॉलेज में यूनाइटेड फॉर एक्सचेंज की जानिब से आरजी कोविड सेंटर कायम कर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत लोगों की बेहतरीन खिदमत की जा रही है। वाज़ेह है कि यह प्रोग्राम कांग्रेस लीडर और साबिक एएमयू तलबा यूनियन सदर मशकूर उस्मानी की क़यादत में किया जा रहा है। यहां मरीजों का मुफ्त इलाज के साथ ही इनके खाने पीने का भी नज़्म किया गया है। इस कोशिश की डॉक्टर समेत मरीजों ने भी सताइश की। जो लोग इस जगह में काम कर रहे हैं, इस पैंडेमिक में जहां पे लोगों को इन्फेक्शन का ख़तरा है, वहां पे लोग जो भी लोग यहां पर काम कर रहे हैं वो अपनी जान जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम उनको अपलॉड करना चाहेंगे, उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और मशकूर उस्मानी साहब का ख़ास करके, क्योंकि इस टाइम में जब अपने रिश्तेदार, अपने रिलेटिव्स आपके पास नहीं आ रहे थे, इन्होंने यहाँ पे एक सेंटर शुरू किया और सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे, ऑक्सीजन जो अवेलेबल बहुत मुश्किल से हो रहा था, इन्होंने अवेलेबल करवाया है। और 4 पेशेंट अभी यहाँ पर से डिस्चार्ज होके जा रहे हैं। 2-3 पेशेंट और हैं जिनका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, वो भी इंशाल्लाह जल्दी डिस्चार्ज होकर के जाएंगे। क्या नाम है? डॉक्टर यूसुफ फैसल। देखिए, ये कोविड सेंटर हम लोगों ने इसलिए ओपन किया कि जहाँ पर जो ऐसे लोग हैं जिनको कहीं भी इलाज नहीं मिल पा रहा है, इस वक्त अस्पतालों में बेड की कमी है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो जो भी नॉन क्रिटिकल माइल्ड से मॉडरेट पेशेंट हैं, उन तमाम पेशेंटों के लिए हम लोगों ने एक सुविधा बनाई यहाँ पर कि केयर सेंटर और रिकवरी सेंटर बनाया जाए कि जो लोग भी कोरोना के लक्षण जिन लोगों के हैं या जो लोग कोरोना संक्रमित हैं, जिनको आइसोलेशन में जाना है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिनको दवाई की ज़रूरत है, उन लोगों के लिए सारा इंतज़ाम जो है यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त मुहैया कराया जा रहा है। इसमें हमारे तमाम नर्सिंग स्टाफ हमारे लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। हम खुद बराबर सेंटर पे का देख रेख कर रहे हैं कि किसी भी पेशेंट को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अभी आपके सामने ही आपने देखा कि 3-4 पेशेंट डिस्चार्ज होकर भी गए हैं। तो लगातार लोग यहाँ आ रहे हैं, उनका इलाज चल रहा है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो रही है, ऑक्सीजन दिया जा रहा है, दवाएं तमाम मुफ्त में मुहैया कराई जा रही हैं। पिछले लास्ट 8 दिन पहले पे हम जो है सैटरडे के दिन यहाँ एडमिट हुए थे हम लोग। उस टाइम में हम 2 पेशेंट थे, हम थे और मेरी मदर थी। तो उस टाइम में बहुत सीवियर केस था, थोड़ा डेंजरस था। मेरी अम्मी का जो है बहुत ज़्यादा सीरियस हालत था। उस टाइम में एडमिट हुए, उस टाइम में डॉक्टर तारिक और डॉक्टर नफीस वगैरह और भी यहाँ के बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, जो लोग मैनेजमेंट के जो लोग हैं, उन सब लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छा बैकअप दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत अच्छा रिकवरी भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्दी जो है इम्प्रूवमेंट मिला हम लोगों को। जी, इलाज और सुविधा तो यहाँ बहुत अच्छा रहा। और यहाँ में ये मेरे 2 पेशेंट हैं, मेरी नानी और ये मेरे मामू हैं। मेरी नानी का एज अप्रॉक्स 80 ईयर्स है, और उसका जो ये हालत थी, जो मतलब सिचुएशन था इस एज में, वो अभी मतलब बहुत अच्छी हो गई। हम लोग को उम्मीद नहीं था। साइकिल गर्ल के नाम से मशहूर बिहार की बेटी ज्योति के वालिद का इंतकाल हो गया है। ज्योति के वालिद मोहन पासवान का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। दरभंगा जिले के सिंघोड़ा ब्लॉक के सिरहोली गांव की 13 साला ज्योति गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के दौरान अपने वालिद मोहन पासवान को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से 1300 किलोमीटर का सफर तय करके 8 दिन में अपने वालिद को लेकर घर पहुंची थी। ज्योति पासवान के वालिद मोहन पासवान के चचा की मौत 10 दिन कबल हो गई थी। इन्हीं के लिए समाज के लोगों के साथ मोहन पासवान ने मीटिंग की और मीटिंग के बाद मोहन पासवान खड़े होते ही गिर गए और उनकी मौत हो गई। इनकी मौत के बाद इनका खानदान गम में डूब गया। वाज़ेह है कि साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान अपने बीमार वालिद को गुरुग्राम से ज्योति 1300 किलोमीटर साइकिल पर बिठाकर घर लाई थी, जिसके बाद ज्योति के जज्बे की दुनिया भर में
तारीफ हुई थी।